दर्शकों नमस्कार। स्वस्थ शरीर के लिए जानकारियों की सौगात लेके आप सभी के सामने पुनः मुखातिब हैं कार्यक्रम आपका स्वास्थ्य के सजीव फोन इन कार्यक्रम में। मैं हूं आज कार्यक्रम में आपका दोस्त भी और होस्ट भी डॉक्टर स्वप्निल जैन। दर्शकों कार्यक्रम आपका स्वास्थ्य में आपको हम दिन प्रतिदिन लगातार अलग अलग प्रकार की बीमारियों के बारे में जानकारी देते हैं। आप सबकी जानकारी के लिए हम बता दें कि हमारा ये कार्यक्रम आजकल 2 सेगमेंट में होने लगा है और हम कोशिश करते हैं कि कम से कम एक सेगमेंट में ऐसा प्रासंगिक विषय चुनें जिससे आपको तुरंत हमारे एक्सपर्ट जो एडवाइस दे उसका फ़ायदा मिले। यानी मौसम से जुड़ी बीमारियों के बारे में हम कोशिश करते हैं कि उस तरीके का विषय हम अपने कार्यक्रम में लें। इसी श्रृंखला में आज हम खास बातचीत करने वाले हैं। आज हम बातचीत करने वाले हैं नाक कान गले संबंधित एक खास एलर्जी के बारे में। अक्सर हम देख रहे हैं कि लगातार बच्चों में या बड़ों में भी इन दिनों पिछले करीबन 15 से 20 दिन में लगातार इस तरह के पेशेंट्स बढ़ते जा रहे हैं। आखिर एलर्जी क्यों होती है, इसके पीछे क्या कारण होता है और अगर इन एलर्जी का प्रॉपर ट्रीटमेंट ना किया जाए तो इसकी क्या जटिलताएं सामने निकल कर आती हैं। इस विषय पर बातचीत करने के लिए एक्सपर्ट हमारे साथ ऑलरेडी स्टूडियो मौजूद हैं। डॉक्टर सविता मेहता मैडम हैं। आप एक सीनियर ईएनटी सर्जन हैं। मैडम आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, आप सभी को मेरा नमस्कार। जैसे कि आप सभी जानते हैं हमारा आज का ये अंक सजीव फ़ोन इन होता है। 2 नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पे लगातार नीचे दिखेंगे आपको, वो नंबर पे आप हमें कॉल करें। आप चाहें तो एक बार मैं नंबर आपको नोट करा देता हूँ। एक लैंडलाइन यूज़र्स 0755 जो भोपाल का एसटीडी कोड लगाएं 2660049। दूसरा टोल फ्री नंबर है 1800233040। ये दोनों फ़ोन लाइन शाम को 5:30 बजे तक खुली हुई है। 5 बजे तक आप डॉक्टर सविता मेहता मैडम से नाक कान गले संबंधित आपको कोई भी परेशानी है तो आप सीधे उनसे प्रश्न पूछ सकते हैं। मैडम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैडम मैं जानना चाहूँगा कि नाक कान गले में हमने देखा कि अक्सर जब नाक या कान या गले किसी में भी परेशानी होती है तो उसका असर तीनों ही हमें ऑर्गन्स पे दिखता है, तीनों ही महत्वपूर्ण जगहों पे उसकी परेशानी दिखती है। तो इसके पीछे क्या कारण हो सकता है मैडम? डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हम ये समझ लें कि नाक कान और गला ये तीनों चीज़ें आपस में जुड़ी हुई होती हैं। जी। कान से एक ट्यूब होती है जो नाक में पीछे की तरफ खुलती है। नाक से जो सिक्रीशंस जाते हैं वो गले में जुड़ जाते हैं। तो कहीं एक जगह भी अगर इन्फेक्शन होता है तो वो दूसरे अंग पे असर ज़रूर डालता है। और इसीलिए जब भी एक जगह कोई प्रॉब्लम होती है, एलर्जी नाक में होगी या गले में, तो वो कान पे भी असर ज़रूर ही डालता है। जी जी बिल्कुल। हमने अक्सर देखा है कि अगर नाक कान गले में किसी में भी एक में भी एलर्जी होती है तो उसका असर हमें तीनों जगह पर दिखता है। और ऐसे में हमें ध्यान रखना है कि अगर हमें नाक में या कान में किसी में भी कोई भी परेशानी है तो हमें बिल्कुल आसानी से ना लें और तीनों जगह पे उसका असर हम तीनों जगह पे मिलेगा तो हम तुरंत जाकर चिकित्सक से संपर्क करें ताकि हमारी बाकी चीज़, यानी कि अक्सर सर्दी लगातार बनी रहती है तो हम देखते हैं कि कान के पर्दे पे भी इसका प्रभाव आता है। तो जैसा डॉक्टर सविता मैडम ने बताया कि ये तीनों आपस में जुड़ी हुई हैं, इसलिए हमें ज़रूरी है कि तुरंत चिकित्सक से संपर्क करके इसका उपचार लें। मैडम जैसा आपने बताया कि ये तीनों तो आपस में जुड़े हैं, लेकिन एक बार अगर किसी में एलर्जी होती है तो जैसे हम देख रहे हैं अभी जो मौसम चल रहा है, एकाएक कभी ठंड होने लगती है या फिर दिन में काफ़ी तपिश रहती है और रात में ठंडक हो जाती है। तो ऐसे में किस तरह की एलर्जेंस हमारा अभी ज़्यादा पेशेंट आ रहे हैं और इसके पीछे क्या प्रमुख कारण आपको नज़र आ रहे हैं? डॉक्टर साहब, अभी सबसे ज़्यादा एलर्जी के पेशेंट ही आ रहे हैं और ज़्यादातर ये नाक पर ही पहले प्रभाव डालते हैं और ये मौसमी एलर्जी ज़्यादा होती है। जैसे हम कह सकते हैं कि 2 तरह से एलर्जी अपना असर दिखाती है नाक पर। एक होती सीजनल जो इस मौसम में होती है, ख़ास तौर से जब अभी पॉलन्स का जो बसंत ऋतु आती है और गर्मी आती है और खेतों में कटाई होती है और चारा भूसा निकलता है और अभी पतझड़ का मौसम भी आएगा और धूल आंधी चलती है और ऐसे मौसम में वो हमेशा होती है और जिनको होती है उन पे वो असर डालती है। और एक तरह से एलर्जी होती है जो साल में कभी भी आपको हो सकती है। और जैसे आपने कहा कि वातावरण का बदलाव तो अगर सामान्य से तापमान एकदम गिरेगा या एकदम चढ़ेगा तो ये सब चीज़ें हमारे नाक के अंदर झिल्ली में प्रभाव डालती हैं और उसकी वजह से एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं और हमें तुरंत ही सर्दी का असर देखने मिलता है। मैडम जैसे आप बोल रहे हैं कि एलर्जी इस मौसम का प्रभाव में सभी काफ़ी लोग इससे पीड़ित होते हैं, तो क्या ऐसे लक्षण है जिससे एक आम व्यक्ति समझ सकता है कि एलर्जी के कारण ये लक्षण है? कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं है, कोई फंगल इन्फेक्शन नहीं है, ये एलर्जी है जो मौसम के साथ अपने आप भी जा सकती है, तो उसके लिए कुछ लक्षणों में बदलाव होता है? जी हाँ, जैसे सीजनल एलर्जी जिसे हम कह रहे हैं कि जो इन महीनों में ज़्यादातर होती है
और या फिर ठंड में उस समय होती है जब हम कमरे बंद रखते हैं और आपने घरों में कालीन बिछे होते हैं, पर्दे होते हैं, सोफे होते हैं, या आपके घर में कुत्ता बिल्ली पले हुए हैं, तो उनके बालों से उनकी स्किन झड़ती उससे होती है। तो ये पर्टिकुलर सीजन में ही होता है, ये साल भर बार बार नहीं होता है। तो जैसे ही ये शुरुआत होती है बसंत ऋतु की, तो ये एकदम से चालू होता है। और इसमें ज़्यादातर हमें ये देखने मिलता है कि नाक से तेज़ी से पानी बहना और छींके आना, नाक बंद हो जाना, आँखों में भी खुजली होना, नाक में खुजली होना, आँख से भी पानी आ जाना, ये सिम्टम हमें ज़्यादा मिलते हैं। और इसमें बुखार आमतौर पर नहीं मिलता है। अच्छा जी। और ये अचानक से शुरू होता है और ये दवाई के साथ कम होता है, लेकिन हम अगर 2-3 दिन दवाई लेके बंद कर दें तो ये फिर जब तक मौसम चलता है ये रहता है इसका असर। और दूसरे तरह का जो इन्फेक्टिव हम कह लें, इन्फेक्टिव वजह से जब नाक में सर्दी होती है तो उसमें हमें छींके नहीं इतनी आती है, नाक बंद ज़्यादा होती है और जो नाक बहती है जिसे हम कहते हैं सीक्रेशन, वो भी ऐसे पस जैसा थिक निकलता है। जी जी। और उसमें बुखार भी हमें मिलता है कई बार अक्सर, और वो 4-6 दिन की हम जब दवाई लेते हैं तो उसके बाद वो ठीक भी हो जाता है। जी जी। तो ऐसा नहीं है कि बार बार वही चीज़ होगी, और इसमें जब भी एक्सपोजर होगा तो आपको वो चीज़ होगी। बिल्कुल। बहुत ख़ास अगर हम एलर्जी और एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो वाकई कई बार गंभीर भी हो जाता है, उसके बीच में अगर अंतर करना है तो बहुत ही आसान तरीके से डॉक्टर मैडम ने बताया कि बुखार अगर आपको नहीं आ रहा है तो चांसेस है कि आप एलर्जी के शिकार हैं, और ऐसे में जब मौसम ठीक होगा तो आपको उसमें प्रभाव उसका कम दिखेगा, आपके लक्षण अपने आप कम हो जाएंगे। लेकिन इसमें लगातार कुछ दिन आपको दवाई लेने की आवश्यकता पड़ती है। अगर आप दवाई बीच में बंद करते हैं तो वापस वो लक्षणों का आपका सामना करना पड़ सकता है। मैम, एलर्जी जैसे अगर हम आँखों की बात करें या नाक की बात करें तो एक व्यक्ति को अगर वो उसका ट्रीटमेंट नहीं करता है, सपोज़ कि वो छींक रहा है, लगातार उसको पानी आ रहा है और वो लगातार परेशान हो रहा है लेकिन कोई ट्रीटमेंट नहीं ले रहा है, डॉक्टर के पास नहीं आ रहा, तो फिर उसमें क्या जटिलताओं को उसको सामना करना पड़ सकता है? क्या वो अंदर जाके कुछ और भी उसका इम्पैक्ट पड़ सकता है? एक कॉलर मैडम मैं लेके फिर इसको मैं आपसे आंसर ले लूँगा। विपिन जी हैं सागर से। विपिन जी अपना प्रश्न पूछ सकते हैं आप। जी नमस्कार सर, मैम को नमस्कार। नमस्कार। जी मैं विपिन सागर से बात कर रहा हूँ। 2 सवाल हैं। पहला सवाल ये है कि ये कोई इन्फेक्शन या फिर मतलब कोई वायरल फ्लू नहीं है, कोई संक्रमण बीमारी नहीं है, ये एलर्जी है, इसकी हम पहचान कैसे करें, क्योंकि लक्षण तो दोनों में एक जैसे ही होते हैं। तो और दूसरा सवाल ये था कि अक्सर देखा जाता है कि जब जुकाम होता है तो ऐसा लगता है कानों से कम सुनाई दे रहा है, या फिर तो इसको हम क्या इसमें इलाज कराने की आवश्यकता है या नॉर्मल ठीक हो सकता है? जी। देखिए, आपने जो सवाल किया उसका जवाब मैं देने ही वाली थी। अगर ये सीजनल एलर्जी जिसे हम कहते हैं उससे होता है तो ये ज़्यादातर आनुवांशिक भी होती है। घरों में किसी न किसी को, माताजी को, पिताजी को, निकट संबंधी को इस तरह की एलर्जी मिलती है कि किसी पर्टिकुलर चीज़ से, फसल आने से या हवा आंधी में या तूफान, ये गर्मी में धूल से होती है। और वायरल में ऐसा नहीं होता है, कोई ऐसी फैमिली हिस्ट्री नहीं मिलती है हमको जी जी। कि ये होना ही है उनके साथ में। जी। तो इससे भी हम इसमें फ़र्क कर सकते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें हमें बुखार नहीं के बराबर मिलता है, और छींके बहुत ज़्यादा आना, पानी आँख से निकलना, और नाक के साथ साथ इसमें आँख में भी आपको खुजली होगी, आँख भी लाल होगी, जलन निकलेगी, गले में भी हो सकता है, आपको शरीर में और भी कहीं ईचिंग वगैरह होती रहे, तो वो दर्शाती है कि हमें ये एलर्जी से हुआ है। और ट्रीटमेंट ले लेना चाहिए ताकि ये आगे ना बढ़े। और इस जब आपको सर्दी होती है उस समय कान पे इसलिए असर होता है क्योंकि कान एक नली द्वारा गले में खुलता है नाक के पीछे। तो जब भी जो नाक की अंदर जो म्यूकोजा होता है, लाइनिंग होती है, उसमें जो लेयर होती है और उस ट्यूब में जो लेयर होती है वो एक तरह की लेयर होती है जिसमें कि छोटे छोटे बाल होते हैं जो ये श्वास में हम कण चले जाते हैं उनको रोकते हैं, इन्फेक्टेड कणों को। तो जब नाक में इन्फेक्शन होता है तो उस ट्यूब में भी इन्फेक्शन होता है। और जैसे आप बोल रहे थे अंदर से जुड़ा हुआ है जी, तो अगर हम इसको एक चित्र के माध्यम से समझना चाहें कि ये चीज़ अंदर से भी जुड़ी हुई, क्योंकि जैसे हमारे कॉलर ने पूछा कि कान में उसका तकलीफ हो रही है, तो अगर मैम जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं इसको अगर बता पाएँ। जैसे आप देख रहे हैं कि कान और नाक जहाँ दिख रही है उसमें पीछे की तरफ आप देखेंगे कि एक लंबी सी स्लिट जैसी ओपनिंग सी दिख रही है। तो कान से एक ट्यूब जाके उस जगह खुलती है, उसको हम फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। तो स्ट्रीकियन ट्यूब, ये स्ट्रीकियन ट्यूब कहते हैं। तो इसके थ्रू जितना भी नाक में भी इन्फेक्शन होगा तो वो कान में भी जाता है, उससे कान के जो अंदर का हिस्सा होता है उसमें दबाव पड़ता है और इन्फेक्शन जाता है। उस दबाव की वजह से कान के पर्दे में सूजन आती है और कान में दर्द भी होता है और भारीपन आ जाता है और सुनाई कम देता है। जी बिल्कुल। एक कॉलर इस बीच में हमारे साथ जुड़े हैं, अशोक जी हैं जबलपुर से।
अशोक जी, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। अपना प्रश्न आप पूछ सकते हैं। सर, मैं डॉक्टर मैडम से ये जानना चाहता हूँ कि अधिकतर ठंड के दिनों में लोगों को बहुत ज़्यादा सर्दी, खांसी और कफ बढ़ना, ये तमाम चीज़ें इतनी ज़्यादा हो जाती हैं कि वो परेशान हो जाते हैं। तो लोग बहुत से दूसरा सहारा ले लेते हैं, जैसे कि नमक के पानी का कुल्ला करना या अन्य साधारण पानी से कुल्ला कर लेना, नाक धो लेना कुनकुने पानी से। तो ये कितना उचित है? इसके लिए क्या करना चाहिए? आपका जो सवाल है उसमें देखा जाए तो कुछ भी गलत नहीं है। ये हमारे यहाँ सामान्य रूप से लोग इस्तेमाल करते हैं। और सर्दी में भी जैसे ठंड में बदलाव होता है, मैंने आपको बताया, टेम्परेचर चेंजेस होते हैं और इन्फेक्टिव ज़्यादा होता है उसमें इन्फेक्शन। तो गरारे कर लेना अपने आप में बहुत मददगार होता है, क्योंकि नमक से जो अंदर सीक्रेशन नाक के जो जाते हैं, जैसे बलगम हम कहते हैं, वो पतला होता है और वो निकल जाता है, तो हमें थोड़ा आराम मिलता है उससे। तो गरारे करना अपने आप में बहुत मददगार है। भाप लेना भी अपने आप में नाक खोलता है और हमें आराम मिलता है। जो नाक में सूजन आई हुई होती है उसमें हमको आराम मिलता है। लेकिन खाली ये करने से आपको आराम नहीं आ सकता और इसीलिए आप लगातार सर्दी से जूझते हैं। अगर आपको सर्दी, खांसी, बुखार, गले में तकलीफ है तो आपको डॉक्टर को दिखा के एक कंप्लीट ट्रीटमेंट अगर आप लेंगे उसी वक्त शुरू में, तो आप इससे निजात पा पाएंगे और फिर उसके बाद आप गरारे करते रहें तो आपका गला अच्छा बना रहेगा। बिल्कुल मैडम, जैसे एलर्जी की बात मैंने की थी आपसे, तो एलर्जी में मैडम जैसे आप बोले कंटिन्यूसली कुछ मेडिसिन लेनी पड़ती है। अक्सर ये होता है कि पेशेंट ये चाहता है कि मैं इस साल परेशान हूँ, अगले साल ना हूँ, तो क्या उस तरह की कुछ दवाइयाँ या कुछ लंबा ट्रीटमेंट करने के बाद पहले से एलर्जी में फ़र्क पड़ता है कि जब भी मौसम होगा उसको आपको एलर्जी का शिकार आप होंगे, ऐसा माना जा सकता है? हाँ डॉक्टर साहब, एक्चुअली एलर्जी, ये जो एलर्जीज़ होती हैं ये हमेशा ही होती हैं। जब भी आप एक्सपोजर उसका होगा आपको, तो ज़्यादातर हम ये कहते हैं कि या तो आप दवाइयाँ सीज़न शुरू होते लेना चालू करें और उसको बीच में रोकें नहीं। फिर जब तक कि हवा में उस चीज़ के कण कम नहीं होते हैं, माहौल साफ़ नहीं होता, तब तक आप उसको लीजिए तो आपको आराम रहेगा और अगले साल फिर आपको एक्सपोजर पे वो होगा। लेकिन एक और ट्रीटमेंट होता है जिसको हम इम्यूनोथेरेपी कहते हैं, जिससे हम डिसेंसिटाइजेशन, यानी कि एलर्जी इसलिए होती है कि कोई एलर्जन जो हवा में, मैंने आपको बताया, पराग वगैरह जब नाक में जाते हैं हमारे, तो हमारी बॉडी उसको पहचान नहीं पाती, उसको लगता है कि ये कुछ गलत चीज़ आ गई है और वो उसको रिस्पॉन्ड करते हैं। ब्लड में ऐसे केमिकल्स निकलते हैं जिनकी वजह से वो नाक में सूजन आती है, पानी निकलता है, ताकि वो एलर्जन को वहीं रोक दे और बाहर निकल जाए। वो एक तरह से प्रतिरोधात्मक हमारा शरीर का काम है और उसको हम एलर्जी कहते हैं। तो उसके लिए अगर हम बार बार शरीर को ऐसा एहसास कराएं, छोटे छोटे डोजेज में वो चीज़ बार बार दिखाएंगे, भेजेंगे, तो शरीर धीरे धीरे अभ्यस्त हो जाता है कि नहीं, ये चीज़ कुछ नई नहीं है। उसको डिसेंसिटाइजेशन कहते हैं। तो इम्यूनोथेरेपी ऐसे करते हैं जिसमें जिस भी चीज़ की एलर्जी होती है उसके बहुत छोटे छोटे डोजेज में शरीर में उसको हम छोटे छोटे इंजेक्शन इंटरवल्स में लगाते हैं और धीरे धीरे उनका डोज बढ़ाते जाते हैं, ताकि शरीर का उसका रिएक्शन धीरे धीरे कम होता चला जाता है। और उसको जब वो कंप्लीट हमको ऐसा लगता है कि अब हो गया, तो उसके बाद भी हम उसको 3 साल तक देते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि उसके बाद एलर्जी नहीं होगी, लेकिन ये काफ़ी हद तक मदद करता है। इसके लिए कोई जांच मैडम होती है जिसमें पता चल जाए कि हमें पर्टिकुलर किस चीज़ की एलर्जी है? जी हाँ, इसके स्किन टेस्ट भी होते हैं। ब्लड टेस्ट में भी आजकल एलर्जी टेस्ट होने लगा है। ब्लड में भी आप एक सैंपल लेके और उसमें एक इम्यूनोग्लोबुलिन्स, हमारे शरीर में जो बीमारियों से लड़ने की ताकत जिनसे होती है, उसमें IgE नाम का जो होता है उसका लेवल हम देखते हैं और उससे हमें पता लगता है कि एलर्जी आपको है किसी चीज़ की। एक तो ब्लड टेस्ट से भी आजकल पता लग जाता है और पुराने चली आ रही है जो काफ़ी हद तक अच्छी भी है, एक प्रिक टेस्ट होता है, बॉडी में करते हैं। उसमें हम अलग अलग जिस भी चीज़ के बहुत सारे चीज़ें होती हैं, 30, 32, 60, 65 भी हो सकते हैं। कुछ खाने पीने की चीज़ें भी हो सकती है जिसमें कि आपको लगता है कि इसकी एलर्जी हो सकती है, और धूल के कारण और पेट्स का जो बाल, कुछ भी चीज़ें, तो उसका छोटा छोटा सा डोज लेके, वो ज़्यादातर इधर 4 हैंड पे करते हैं आगे और निशान लगा के, और बिल्कुल पतली सुई से जस्ट चमड़ी के अंदर या फिर स्क्रैच करके वो एलर्जन का छोटा सा बिल्कुल कुछ बूंद, एक आध बूंद लेके स्किन पे रखते हैं और उसको वहाँ पर घिसते हैं, स्किन से स्क्रैच करते हैं या इंट्राडर्मल इंजेक्शन लगाते हैं। और फिर 15 से 30 मिनट तक हम इंतज़ार करते हैं। अगर उसका आपकी एलर्जी है तो बॉडी रिस्पॉन्ड करती है और वो एरिया रेड हो जाता है, तो हमें पता लगता है कि हाँ, इसकी एलर्जी है। तो इस तरीके से भी हम एक पर्टिकुलर चीज़ की भी एलर्जी पता लग जाती है, तो हम उसको अवॉइड कर सकते हैं। हाँ, इन्वेस्टिगेशन के थ्रू भी आप जानकारी ले सकते हैं कि आपको किस चीज़ का शरीर जल्दी से रिएक्ट कर रहा है, यानी कि आप किस चीज़ से एलर्जिक हैं, और उसके लिए आप सेंसिटिविटी टेस्ट होते हैं, जैसे मैडम ने बोला
वो आप करा सकते हैं। एक कॉलर है हमारे साथ, मोहित जी हैं रायपुर से। मोहित जी अपना प्रश्न पूछ सकते हैं आप। हेलो। हाँ मोहित जी, हमें आपकी आवाज़ आ रही है, अपना प्रश्न आप एक बार पूरा कंप्लीट कर लीजिए। ये हमको 15-17 दिन से सर्दी हो गई है। दाएं तरफ की नाक से सर्दी हो गई। कुछ देर सवेरे के समय नाक बहती है, बाकी समय ठीक हो जाती है। जी। और जलन भी खूब होती, लगता है कि नाक एकदम बहती जाएगी, ठीक नहीं हो पाएगी, लेकिन नाश्ता करने के बाद फिर वो ठीक हो जाती है। जी। उसका क्या कारण है? जी। विक्स भी लगा रहे हैं और सर्दी की दवाई भी अपने हिसाब से पी, लेकिन जी। उसका आराम नहीं आना, सर्दी ठीक हो पाई है। जी मोहित जी। एक तरफ की सर्दी ठीक हो गई है और एक तरफ की बची हुई है। जी, हम 15-20 दिन हो गए हैं सर्दी से पीड़ित हैं, और अक्सर हमने देखा कि इस तरह के पेशेंट अमूमन सभी को सर्दी ठीक होने में समय भी लग रहा है। जी। अच्छा, जो स्पेसिफिक ये बोल रहे हैं एक साइड ज़्यादा इनका इफेक्ट है, तो क्या और कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं? थोड़ा सा विस्तृत रूप में बता दीजिए। जी, जैसे इन्होंने बताया तो उससे मुझे ऐसा लगता है कि एक तरफ सर्दी होना, कई बार जो नॉन एलर्जिक होते हैं उसमें भी ऐसा मिल जाता है राइनाइटिस में कि एक तरफ नाक बंद हो रही है। लेकिन इसमें लोकल नाक में भी कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कि नाक की हड्डी का टेढ़ा होना, या नाक में अंदर जो हड्डियाँ होती हैं उनमें सूजन आ जाना, या फिर कई बार नाक में जो छोटे छोटे मस्से हो जाते हैं वो हो जाना। कोई भी वजह हो सकती है उसकी, जिसकी वजह से इनकी एक तरफ नाक बंद है। और अगर ये लोकल कॉज नहीं है तो जो जनरल एलर्जिक, नॉन एलर्जिक मतलब जो सीजनल नहीं है, पेरिनियल एलर्जी जो साल में कभी भी होती है, उस तरह की बदलाव, मौसम के बदलाव से होती है, उस तरह की अगर इनको सर्दी हो रही है जिसको हम जुकाम कह देते हैं, उसकी वजह से भी एक तरफ नाक बंद रह सकती है। लेकिन ये खाली विक्स लेने से इनकी नाक नहीं खुलेगी, क्योंकि नाक इसलिए बंद होती है कि जब एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं बॉडी में तो जो केमिकल्स निकलते हैं जिनको हम कहते हैं, उससे नाक के अंदर की जो त्वचा होती है, म्यूकोजा जिसे हम कहते हैं, उसमें टूट फूट होती है और तब वो केमिकल्स निकलते हैं। तो उसकी वजह से केमिकल्स निकल के उस जगह पे सूजन लाते हैं ताकि वो एलर्जन को रोक सकें। तो इसलिए नाक बंद होती है हमारी। तो जब तक हम उस सूजन को कम करने के लिए दवाई नहीं लेंगे तो नाक नहीं खुलेगी। तकरीबन मैडम किस प्रकार का ट्रीटमेंट आप लोग एडवाइस करते हैं? क्या इसमें भी एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत पड़ती है, और कितने दिन लगातार पेशेंट को लेना पड़ रहा है? अभी अगर हम अभी के समय की बात करें, अभी इस पिछले 10-15 दिन में, तो कैसे लोगों को रिस्पॉन्स आ रहा है? जनरली हम लोग पेशेंट से हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि उसको कैसे सर्दी हुई, कब हुई, और ऐसे बार बार होता है क्या, फैमिली में भी सबको होता है और हर साल होता है क्या, तो थोड़ा सा हम क्लासीफाई कर पाते हैं कि इसको सीजनल एलर्जी है कि इसको पेरिनियल एलर्जी है। दूसरा, उसका एग्जामिनेशन करके भी हमें समझ में आता है कि नाक में कोई लोकल कॉज तो नहीं है उसको, और जो चेंजेस आते हैं वो, और उसके हिसाब से हम एंटी एलर्जिक्स ज़्यादातर देते हैं, जिसमें एंटी हिस्टामिनिक्स कहते हैं हम उसको, क्योंकि जो अंदर रिएक्शन होता है जिससे सूजन आती है उसमें हिस्टामिन रिलीज़ होता है, तो वो उसको बंद करता है, तो वो सूजन कम हो जाती है। और उसके अलावा हम लोकल नेज़ल ड्रॉप्स भी देते हैं। डीकंजेस्टेंट वो चीज़ दवाइयाँ होती हैं जिनसे अंदर का इन्फ्लेमेशन, मतलब जो सूजन आ रही होती है वो कम होती है और नाक खुलती है अपनी, तो उस तरह की दवाई भी देते हैं ताकि उनको नाक खुल जाए। और थोड़ा जो सिर में भारीपन आ जाता है, जो साइनस में हम कहते हैं भारीपन आ गया, कई लोग कहते हैं हमें साइनस हो गया है, एक्चुअली उन्हें साइनसाइटिस नहीं होता है, पर नाक और ये सब बंद होता है तो वो सुन के भाषा वो पकड़ लेते हैं कि साइनस हो गया है। तो साइनस नाक से जुड़े होते हैं, तो अगर नाक खुली रहेगी तो साइनस भी खुला रहेगा, और नाक खोलने के लिए हमें ये दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं। और स्प्रे आते हैं, जो स्टेरॉइड स्प्रे होते हैं जो लोकल नाक में असर करते हैं, ये स्टेरॉइड होते हैं लेकिन ये बॉडी में उसका लेवल बढ़ता नहीं है, लोकल असरकार होते हैं, तो वो भी देते हैं। इम्यूनोथेरेपी भी होती है। एंटीबायोटिक हम तभी देते हैं जब बुखार हमें लगता है कि पेशेंट कह रहा है बुखार आ रहा है। मैडम, जैसे जिस इमेज जैसे हमें दिख रही है, इसमें ये जो रेड वाले दिख रहे हैं, हमें एक होलो जगह दिख रही है, 3-4 पैचेज हैं, क्या ये साइनस हैं? जी, ये साइनस है, जो आंखों के, अच्छा, नाक के आसपास, ये दोनों, ये तरफ, ये सिर में, और यहाँ नाक में, यहाँ पर, और अंदर पीछे की तरफ, ऐसे जो हमारे ये स्कल होता है, क्या कहते हैं, खोपड़ी जो होती है, हड्डी, इसमें ऐसे खाली जगह होती है बोन्स के अंदर, हड्डी के अंदर, जिसमें हवा भरी रहती है, और ये नाक से जुड़े रहते हैं। तो जब हम सांस लेते हैं तो हवा अंदर जाती है और बाहर निकलती है, और ये खाली जगह हैं, इनकी वजह से हमारी आवाज़ इतनी अच्छी निकलती है, जो इसमें एक रिजोनेंस आता है वो इससे आता है। तो अगर नाक बंद होगी तो इन सब में हवा जाना भी बंद होगी, वहाँ के जो सीक्रीशंस है, जो द्रव्य निकलते हैं वो इकट्ठा हो जाएंगे, और फिर उसमें इन्फेक्शन हो जाता है, और फिर वो साइनसाइटिस को लीड करता है। बिल्कुल। एक कॉल
कॉलर हैं विनीत जी हैं भोपाल से। विनीत जी अपना प्रश्न पूछ लें आप। हाँ डॉक्टर साहब, ये प्रश्न हमारा ये था कि तो क्या रात को गला दुखता सोने में और सुबह थोड़ा सा बलगम निकलता है, और दूसरी चीज 12 महीने नोज के अंदर पपड़ी जमी रहती है, बार बार उंगलियां ऐसे निकालना पड़ता है। जी देखिए आपकी जो समस्या है उसमें दो वजह से भी हो सकती हैं। या तो इनको एलर्जिक राइनाइटिस है जिससे बहुत ड्राइनेस हो रहा है, और एक और नाक की दूसरी भी बीमारियां होती हैं जिसमें एक एट्रोफिक राइनाइटिस हम कहते हैं, जिसमें नाक बहुत चौड़ी हो जाती है, अंदर की हड्डियां उसकी घिस जाती हैं, गल जाती हैं, और बहुत बड़ा रास्ता हो जाता है हवा जाने के लिए। तो हवा पूरी सीधी जाती है तो पपड़ी बहुत जमती है, जो द्रव्य निकलते हैं नाक में वो रह नहीं पाते हैं और सूख जाते हैं, और फिर वही रात के समय गले में उतरता है तो गले में भी इनको चिपचिपापन और ड्राइनेस होता है, सूखापन लगता है, जिसकी वजह से सुबह इनको गले में सूखापन लग सकता है। एक ये बात है। और अगर इनको सर्दी जुकाम बार बार रहता है तो उसमें भी एक लक्षण उसका ये भी होता है कि वो सारा नाक का सिक्रीशन गले में उतरता है सोते वक्त और वहाँ चिपक जाता है, जिसको हम पोस्ट नेजल ड्रिप भी कहते हैं। उसकी वजह से हमें गले में हर वक्त लगता है कि कुछ फंसा है, हमें निकालना है, और निकलता कुछ नहीं है। तो ऐसी स्थिति में हम वो दवाइयाँ देते हैं जिनसे कि ये जो जम गया है ये चीज़ पतली होके और निकल जाए उनकी। बिल्कुल। मैम अक्सर ऐसा देखा गया है कि कुछ लोग मेडिकल स्टोर से अगर हम कॉमन कोल्ड की बात कर लें या सर्दी ज़ुकाम आप बोल रहे हैं जो मौसमी भी होता है, कई बार इन्फेक्टेड भी होता है, तो दोनों ही केसेस में वो लोग मेडिकल स्टोर से मेडिसिन लेके चीज़ों को बहुत लंबा खींचते हैं, कई महीने तक दवाई लेते रहते हैं। तो ऐसे में कुछ जटिलताएं, जैसे एक प्रश्न मैंने आपसे पूछा था, कुछ जटिलताएं आ सकती हैं अगर हम कान के पर्दों की बात करें या नेज़ल, जैसे आपने साइनस की बात की जो कि एक रेजोनेंस क्रिएट करता है, तो इसके लिए क्या किस प्रकार के लक्षण होते हैं और उसमें क्या एक नुकसान एक आम व्यक्ति को हो सकता है? देखिए नाक में अगर कुछ भी तकलीफ होगी, सर्दी जुकाम होगा, तो ये कान पे और गले में असर डालेगा ही अगर हम उसका लंबे समय तक इलाज करके ठीक नहीं करेंगे तो हम कभी कभी कोई दवाई ले लेते हैं, लोग कहते हैं हमने हरी पन्नी की दवाई खा ली, हमने नीली पन्नी की दवाई खा ली, तो ये दवाइयाँ आराम ज़रूर आपको उस समय दे देती हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता होता है कि ये दवाई कितने दिन तक किस तरीके से खानी है। तो वो आपका जो तकलीफ है वो थोड़ी ठीक होती है, फिर आगे बढ़ जाती है, फिर थोड़ी ठीक होती है, फिर आगे बढ़ जाती है। तो नाक का असर कान पे भी आता है, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि कान के पर्दे में सूजन आ जाती है, और अगर ये सूजन आ रही है, दर्द हो रहा है और अंदर प्रेशर बढ़ता जाएगा तो वो कभी कान का पर्दा फट भी सकता है उस स्थिति में। और इसीलिए कई लोग आते हैं कि कान बहता है जिनका, अगर उनसे हम पूछते हैं कि क्या आपको सर्दी जुकाम बार बार होता है, तो वो बताते हैं कि हाँ, और जब भी सर्दी जुकाम होता है तब कान ज़्यादा बहने लगता है क्योंकि वो इन्फेक्शन स्प्रेड होता है कान में भी। इसी तरह से कान के सारे द्रव्य जो होते हैं वो गले में उतरते हैं, और अगर बार बार नाक में इन्फेक्शन होगा और वो इन्फेक्टेड मटेरियल गले में उतरेगा तो गले में भी टॉन्सिल्स होते हैं, पीछे फेरिंग्स होता है, तो उनमें बार बार अगर इन्फेक्शन जाएगा तो उसमें भी फिर इन्फेक्शन बढ़ता है, तो टॉन्सिलाइटिस हो सकता है। फिर नेज़ल एलर्जी से बहुत बड़ी तकलीफ ये है कि जिन लोगों को अस्थमा की प्रॉब्लम होती है, क्योंकि अस्थमा भी एलर्जिक कंडीशन होती है, तो वो और फ्लेयर अप हो जाती है और बढ़ जाती है। और बल्कि कई बार तो ऐसा भी कहते हैं कि जिनको लगातार एलर्जिक राइनाइटिस होता है और वो ट्रीटमेंट ना लें, चलता रहे तो धीरे धीरे वो व्यक्ति धीरे धीरे अस्थमा से पीड़ित होने लगता है। तो इसलिए एलर्जी का सही समय पे सही उपचार बहुत मददगार होता है। बिल्कुल सही समय पे सही उपचार, और एक छोटी सी गलती हो सकता है अस्थमा का शिकार हो जाएं, या फिर साइनसाइटिस, या फिर पॉलिप, जैसा मैडम ने बोला था कि एक प्रकार के गुच्छे नाक के अंदर हो जाते हैं। तो ये सारी एलर्जी वाली बीमारियों की जटिलता हैं। मैम संक्षिप्त में अगर टिप्स अगर आप दें, जैसे काफ़ी लोग पीड़ित हैं गले के इन्फेक्शन से, नेज़ल एलर्जी से, नेज़ल इन्फेक्शन से, तो 3-4 चीज़ें ऐसी टिप्स बता दें जो घर लेके हमारा जो व्यक्ति कार्यक्रम देख रहा है उसे फ़ायदा मिले उसका। देखिए कोई भी बीमारी का प्रिवेंशन एक बहुत ही अच्छी चीज़ होती है कि आप बीमारी होने से पहले ही उसको होने से रोक लें। तो ये एलर्जी में तो प्रिवेंशन बहुत ही काम करता है कि जैसे आप कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि जैसे अभी पॉलेंस की है, धूल की है, हवा की है, घर में पेट हैं, इन सब से एलर्जी होती है। तो आप ध्यान रखें, ख़ास तौर से जैसे धूल में बाहर निकलते हैं तो कार की खिड़कियाँ बंद रखें, घर में खिड़कियाँ बंद रखें ताकि धूल के कण ना आए। घर में आप कारपेट हैं उनको लगातार साफ़ करें, सोफ़े की सफाई करें, क्योंकि फंगस से भी बहुत होता है। आपके घर में आपने पालतू जानवर रख रखा है तो उसको बिस्तर और गद्दों पे ना बैठने दें, गद्दों पे बिस्तरों पे सब पे कवर चढ़ा के रखें। और अपना टेम्परेचर जब बदलता है, एकदम ठंड एकदम गर्मी, तो
मैं हमेशा मरीजों को कहती हूँ कि आप एकदम ठंड से गर्म और गर्म से ठंड में मत जी। जाइए। सुबह उठते हैं तो बिस्तर पे थोड़ी देर बैठिए, कुछ ओढ़िए, पाँव में स्लीपर डालिए और फिर ज़मीन पे पाँव रखिए, ताकि एकदम से एक्सपोजर से वो नहीं होगा। ये तो नहीं कि इससे एलर्जी रुक जाएगी, लेकिन काफ़ी हद बच तक आप सकते हैं। उसका असर कम कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। तो अपना ध्यान ज़रूर रखें। बिल्कुल। डॉक्टर सविता मेहता मैडम, आप यहाँ इतने अल्प समय में इतनी सी जानकारी आपने हमारे दर्शकों को दी, उसके लिए आपका कार्यक्रम में हमारे Thank आने you का so धन्यवाद। much. थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। तो दर्शकों, देखा आपने कि सही समय पे सही जानकारी अगर हम लें और जीवन शैली का हिस्सा बनाएं तो इस तरह के जो नेचुरल फ्लूज़ हैं उनसे भी हम बच सकते हैं। ये सेगमेंट तो अभी यहाँ पे हम फिनिश कर रहे हैं, लेकिन अगले सेगमेंट में हम आपसे तुरंत जुड़ेंगे। आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए कार्यक्रम आपका स्वास्थ्य। ये क्या कर रहे हैं आप? कौन से कागज ढूंढ रहे हैं? आमली, कल रात को मैं सो नहीं पा रहा था। मैं बहुत परेशान था। हाँ, आप नींद में बड़बड़ा रहे थे, मुझे मार्ग दिखाओ, मुझे मार्ग दिखाओ। मैंने आपको जगाया भी था, लेकिन कौन सा मार्ग ढूंढ रहे थे आप? और कौन से जंगल में खो गए थे? आमली, जो रास्ता मुझे नहीं मिल रहा था वो आज सुबह पांडुरंग ने मुझे दिखा दिया। ये सारे कर्जों का बही खाता है। हमने जिन जिन को कर्जा दिया था इसमें उनके नाम है। इन कागजों का क्या करेंगे? नदी में बहा दूंगा। देखिए संत तुकाराम शाम 5:30 बजे, पुनः प्रसारण सुबह 9 बजे। सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। यदि आप अपना वास्तविक परिचय दे दें तो हनुमान को हम अभी बुला देंगे, इसी क्षण। लो, इसी क्षण बुला देंगे, जैसे हनुमान इनकी पोथी में बंद है। अवश्य, आप अपना परिचय तो दीजिए, हनुमान मेरे चुटकी बजाते ही आ जाएंगे। अच्छी बात है, तो सुनो। हम अयोध्या के परम प्रतापी महाराजा दशरथ के पुत्र हैं। हम वानर राज सुग्रीव से मित्रता करना चाहते हैं। मेरा नाम लक्ष्मण है, ये मेरे ज्येष्ठ भ्राता श्री रामचंद्र जी हैं। राम, श्री रामचंद्र। रामायण प्रतिदिन शाम 6 बजे, पुनः प्रसारण दोपहर 12 बजे डीडी नेशनल पर। देखो, ये है ये साहब वो औरत। मिस्टर कुमार, ये लेडी की फैक्टर है इस पूरे मिशन के लिए। अगर हमें पूरा एरिया कवर कर ले तो यहाँ से भागना बहुत मुश्किल है। सर, रूबीना का जिंदा रहना बहुत जरूरी है। पलटन सोमवार से गुरुवार रात 9:30 बजे, पुनः प्रसारण सुबह 11:30 बजे। सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। अमिता! आ तो रहे हम, लेकिन इस बार पुलिस के साथ आ रहे हैं। हमने तुम्हें भारतीय खाना बनाने के लिए कहा था ना, तुमने जानबूझकर ये सब बनाया अपने मन से। मेरे कहने पर बनाया है। अब मेरी बहू है तो मेरी बात मानेगी ना। देखिए जानकी सोमवार से गुरुवार रात 8:30 बजे, पुनः प्रसारण प्रातः 10:30 बजे। सिर्फ पुनः आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम आपका स्वास्थ्य में। हम सेकंड सेगमेंट में आपके साथ फिर जुड़े हैं और इसमें हम बातचीत करने वाले हैं जोड़ों के दर्द के बारे में, उसके उपचार के बारे में। और डॉक्टर दीपक मारावी सर हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं। आप प्रोफेसर हैं अस्थि रोग विभाग में, हमीदिया हॉस्पिटल, गांधी मेडिकल कॉलेज में। सर, आपका कार्यक्रम में पुनः स्वागत है। धन्यवाद। जी सर। जैसे दर्शक आप सभी जानते हैं कि हम सभी चाहते हैं कि हम जीवन में चलायमान बने रहें और जीवन भर हम किसी पर निर्भर ना रहें। इसके लिए हमारे अस्थि यानी कि हमारी हड्डियों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। ऐसे में उसे सुरक्षित रखना, उसका ख्याल रखना, उसमें प्रॉपर उसको न्यूट्रिशन मिलना, चाहे वो कैल्शियम हो, विटामिन डी हो, उसकी बहुत आवश्यकता होती है। फिर भी हम जीवन के हर पड़ाव पे किसी न किसी बीमारी से जूझते हैं अगर हम अस्थि रोग की बात करें। तो इसलिए आज हमने ये विषय चुना है कि जोड़ों में दर्द से हम कैसे बच सकते हैं, कौन कौन सी बीमारियों में जोड़ों में दर्द होता है और इसका क्या इलाज है। डॉक्टर मारावी सर, सबसे पहले हम शुरू करना चाहेंगे कि जोड़ों के दर्द की अगर हम बात करें तो हम देखते हैं कि छोटे बच्चे से लेके एक जीवन के आखिरी पड़ाव पे जो बुजुर्ग है उसको भी अलग अलग प्रकार के जोड़ों में दर्द होता है। तो सबके पीछे डेफिनेटली कारण भी अलग अलग होगा।
तो क्या मानते हैं आप, जोड़ों में दर्द को किस प्रकार से आप लोग समझते हैं अगर पेशेंट आपके पास आता है? देखिए, ऐसा है कि आनुवंशिक रूप से यदि हम छोटे बच्चों की बात करें तो कुछ ऐसी बीमारियां हैं जैसे कि हीमोफीलिया है, सिकल सेल एनीमिया है, कुछ और जोड़ों के कुछ बीमारियां हैं जो आनुवंशिक रूप से बच्चों में मिलती हैं। जिससे कि बच्चों के जो बड़े जोड़ हैं, घुटने, कूल्हे और कंधे, इनमें लगातार सूजन रहता है, इनमें लगातार दर्द रहता है। आमतौर पे आज की डेट में यदि इन बीमारियों की बात हम छोड़ दें तो घुटनों में और बड़े जोड़ों में चोट लगना एक प्रमुख वजह है, जिससे कि इन जोड़ों में लगातार दर्द रहता है और सूजन रहता है। जब हम युवावस्था की बात करेंगे तो आमतौर पे युवावस्था में आदमी ज़्यादा सक्रिय रहते हैं, तो इस दौरान सड़क दुर्घटनाओं में उनके चोटिल हो जाने का खतरा ज़्यादा रहता है। सड़क दुर्घटनाओं में ज़्यादातर घुटने के जो जोड़ हैं वो चोट होते हैं। इसके सिवा स्पोर्ट्स इंजरी, खेलकूद के दौरान लगने वाली जो चोटें हैं उनमें कंधे, कूल्हे और घुटने के जोड़ बुरी तरह से चोटिल होते हैं। अब हम बात करते हैं एक अलग सेगमेंट की, वृद्धावस्था की बात करते हैं। तो जैसे बढ़ती हुई उम्र में हमारे बाल सफ़ेद हो जाते हैं, हमारी आंखें कमज़ोर हो जाती हैं, ठीक वैसे ही हमारे जो जोड़ हैं, इन जोड़ों के काम करने के बीच में जो चिकनी सतह होती है धीरे धीरे वो ख़राब हो जाती है और उस जोड़ के ख़राब होने की वजह से इन जोड़ों में लगातार सूजन रहता है, दर्द रहता है, इनका लचीलापन कम हो जाता है, जिसको हमारी भाषा में आर्थराइटिस कहा जाता है। बिल्कुल। ऑस्टियो अर्थराइटिस यानी अर्थराइटिस की बात यहाँ डॉक्टर मरावी सर ने की है और बहुत आसान शब्दों में बताया कि एक लचीलापन या फिर एक जो कई लोग बोलते हैं कि पानी जोड़ों का ख़त्म हो गया है, एक उम्र दराज लोगों में बहुत कॉमनली देखा गया है। आखिर क्या एग्जैक्टली कहाँ पर बदलाव होता है वो हम डॉक्टर मरावी सर से चाहेंगे कि मॉडल से अगर हमारे जो दर्शक देख रहे हैं उन्हें समझाएं आप कि कहाँ पर एक्चुअली दिक्कत होती है। अगर एक ऑस्टियो अर्थराइटिस जिसमें डॉक्टर बोलता है घुटने चेंज करना है, तो थोड़ा सा उसके बारे में देखिए। यदि आप देखेंगे कि एक घुटने का स्टैंडर्ड जोड़ है और इन दोनों जोड़ों के बीच की जो चिकनी सतह है वो बहुत ही चिकनी है और स्मूथ है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है ग्रेजुअली इन जोड़ों के अंदर का जो पानी है, जो तैलीय तत्व है वो कम होते जाता है और यह जो तैलीय तत्व कम होने की वजह से इन जोड़ों के अंदर की चिकनाहट कम होती है। इसकी जो चिकनी सतह है उसमें काफ़ी हद तक खराबी आ जाती है और उसमें खुरदरापन आ जाता है। इस चिकनी सतह के खराब हो जाने की वजह से आपस में ये दोनों सतहें टकराने लग जाती हैं, जिससे कि जोड़ों का मूवमेंट ग्रेजुअली कम होने लग जाता है। इन जोड़ों में लगातार सूजन आती है, इनमें दर्द बना रहता है और जो मरीज है उसके चलने फिरने की और दैनिक क्रियाकलापों काम करने की क्षमता धीरे धीरे कम होती जाती है। इसी को हम लोग आर्थराइटिस कहते हैं और आमतौर पे जो ऐसे मरीज हैं वो सीढ़ी चढ़ने उतरने में, टॉयलेट के लिए उठने बैठने में और निश्चित तौर पे ज़्यादा देर तक खड़े रहने में असमर्थ होते हैं। बिल्कुल। जैसा आपने देखा कि ये एक उम्र के बाद शायद हम सभी को इसका जीवन में सामना करना है, पड़ सकता है और ऐसे में इसमें दर्द भी बहुत होता है। डॉक्टर, मैं पूछना चाहूँगा कि जैसे कि सभी पेशेंट्स को दर्द हो रहा है लेकिन हर व्यक्ति इस समय ऑपरेट नहीं करा रहा है। कुछ तो डर के मारे नहीं कराते, कुछ और भी बीमारियां होती है, चाहे वो डायबिटीज़ हो, हाइपरटेंशन हो या फिर कार्डिक ट्रबल हो। ऐसे में भी कई बार डॉक्टर खुद सजेस्ट करते हैं कि अभी ऑपरेशन ना करें तो बेहतर है। ऐसे में दर्द अगर पेशेंट को हो रहा है, ऑपरेशन वो करा नहीं सकता, तो क्या रास्ता आप लोग उसमें सजेस्ट करते हैं, क्योंकि उसको चलायमान रखना भी ज़रूरी है? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण तो ये है कि इस बीमारी में ऑपरेशन ही हो ऐसा संभव नहीं है। उसका रीज़न है कि शुरुआती दौर में जब जोड़ों में खराबी आती है और बीमारी के जो लक्षण हैं वो प्रारंभिक अवस्था में रहते हैं, तो डॉक्टर परीक्षण करने के उपरांत जब जांचें कराते हैं और देखते हैं कि ये बीमारी जो है शुरुआती दौर में है, तो शुरुआती दौर में इस प्रकार की बीमारियों का जो इलाज है बेहतर तरीके से कुछ अच्छी दवाइयाँ और कसरतों के माध्यम से किया जाता है। धीरे धीरे जब समय खराब होता है और धीरे धीरे समय आगे बढ़ने के साथ जब जोड़ तेज़ी से खराब होने लग जाते हैं, तो शायद कुछ ऐसी परिस्थितियां बनती हैं जब इन जोड़ों में दवाइयां और कसरतों का प्रभाव बिल्कुल भी फ़ायदेमंद नहीं रहता है, तब शायद डॉक्टर आपको ऑपरेशन की सलाह देते हैं। अब रहा सवाल मेडिकल डिसीज़ के साथ में ऑपरेशंस करने का, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आम तौर पे जो मरीज़ हैं उनको डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर और कई तरह की मेडिकल इश्यूज़ होना बिल्कुल सामान्य बात है। लेकिन ये जो बीमारी है ये बुढ़ापे में होती है, बुढ़ापे में ही लोगों के जोड़ खराब होते हैं और निश्चित तौर पे बुढ़ापे में ही लोगों को डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, हृदय से संबंधित बीमारियाँ और कई तरह की अदर मेडिकल इलनेस भी होती है। तो स्वाभाविक रूप से चूँकि यह बीमारी बुढ़ापे में होती है, वृद्धावस्था में होती है और वृद्धावस्था में साथ में कई बीमारियों का समागम भी होता है, तो आज की डेट में जो एडवांस मेडिकल टेक्नोलॉजीज़ हैं वो बहुत सुरक्षित तरीके से इन मरीजों के जोड़ बदल के इन मरीजों को वापस चलायमान और गतिमान करते हैं, ताकि ऐसे मरीजों की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से चले और जो ऐसे मरीज हैं वो चलते फिरते रहते हैं, दर्द रहित जीवन जीते हैं, तो शायद उनके आगे जीने की संभावना बढ़ जाती है। बिल्कुल।
क्वालिटी ऑफ लाइफ की यहाँ पे डॉक्टर मरावी सर ने बात की है और बहुत ज़रूरी है उसको। अगर आपको अच्छा रखना है, क्वालिटी ऑफ लाइफ एक अच्छी जीना है आपको, तो फिर आपको कुछ एक्सरसाइजेज जीवन शैली में हिस्सा बनानी पड़ेंगी और चलते रहना पड़ेगा, ताकि आप जोड़ों जैसे आपको ऑपरेशन की ज़रूरत ना पड़े और ऑस्टियोआर्थराइटिस जैसी बीमारियों से आप बचे रहें। एक कॉलर है, अशोक जी हैं जबलपुर से। स्वागत है आपका कार्यक्रम में, अपना प्रश्न पूछ लें आप सर। जी, डॉक्टर साहब से हम ये जानना चाहते हैं, अधिकतर 60 या 65 साल के बाद लोगों को हाथ पैर जोड़ों में दर्द हो जाता है और अधिकतर ये कंधों में दर्द हो जाता है, यहाँ तक कि वो बिल्कुल चलने फिरने से लाचार हो जाते हैं और हाथ पैर लटकते जाते हैं। तो इससे बचने का कोई उपाय है कि क्या करना चाहिए जिससे कि उनके हाथ पैर अच्छे रहें और उनको किसी प्रकार का कष्ट ना हो सकता? देखिए अशोक जी, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि बढ़ती हुई उम्र के हिसाब से शरीर में कई तरह के शारीरिक बदलाव होते हैं। जैसे हमारी आंखें कमज़ोर हो जाती हैं, जैसे हमारे बाल सफ़ेद होते हैं। निश्चित तौर पे शरीर की जो कार्य क्षमता है और शरीर के काम करने की जो क्षमता रहती है वो धीरे धीरे कम होती जाती है। ज़्यादा बेहतर होगा कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है 40 साल के बाद यदि आप निरंतर रूप से अपने आप को सक्रिय बनाए रखेंगे, निरंतर रूप से आउटडोर गेम्स में अपने आप को इन्वॉल्व करके रखेंगे, निरंतर रूप से बाहर धूप में रहेंगे और शायद पौष्टिक आहार लेंगे, तो ऐसी परिस्थितियां बनने की संभावना बहुत कम हो जाती है। तो आप निश्चित तौर पे अच्छा व्यायाम करें, पौष्टिक आहार लें, काफ़ी देर तक धूप में टहलें और कोशिश करें कि यदि आप ऐसे व्यायाम करें जिसमें कि जो आपकी हड्डियों पे दबाव ज़्यादा बढ़ेगा, तो उन हड्डियों पे दबाव बढ़ने की वजह से उनके अंदर जो होने वाली कमज़ोरी है, जिसको हम लोग ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं, इस बात की संभावना कम रहेगी और आपके साथ मांसपेशियों में खून का दौरा भी बहुत बेहतर रहेगा, जिससे वो हमेशा मजबूत बने रहेंगे। बिल्कुल, ऑस्टियोपोरोसिस हो या ऑस्टियोआर्थराइटिस हो, सबकी दवा बचाव की अगर बात करें तो वो है व्यायाम, एक अच्छी जीवन शैली, अच्छा एक आहार बहुत अच्छा रहना चाहिए जिसमें सभी चीज़ें का मिश्रण हो, सारे न्यूट्रिशन हो, चाहे वो कैल्शियम हो, विटामिन डी हो। तो जो स्थिति डॉक्टर जो अशोक जी ने हमसे प्रश्न पूछा था कि ये स्थिति ना आए हमें जीवन भर, तो उसके लिए ये सब चीज़ें आपको अपनी लाइफस्टाइल में जोड़ना पड़ेगी। सर ये तो बात हो गई एज ग्रुप की, आपने बोला अक्सर मैं देखा है कि कम एज ग्रुप में भी, अब अगर हम बात कर लें 30-40s की बात कर लें, तो भी पेशेंट्स जोड़ों संबंधी जो पहले कभी नहीं होते थे वो पेशेंट्स भी अब आने लगे हैं। उनको भी जोड़ों की ज़रा से में सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो रहा है, लो बैक एक के पेशेंट आ रहे हैं, मसल स्पाज्म इतना कॉमन हो गया है, मसल कैच पहले जो नहीं होता था एक एज ग्रुप में यंगस्टर को। तो क्या इस सब के पीछे कहीं ना कहीं फिजिकल एक्टिविटी कमी है कि कुछ और कारण आपको नज़र आता है? देखिए, आमतौर पे कम उम्र में इस तरह के लक्षणों का आना और जोड़ों का प्रभावित होना एक बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है। इसके पीछे शायद 3 प्रमुख वजह हैं। नंबर 1, आमतौर पे अब जो ज़माना है इसमें ज़्यादातर लोग जो शारीरिक गतिविधियों में और स्पोर्ट्स एक्टिविटी में, आउटडोर एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहते नहीं हैं। ज़्यादातर लोग घर पे रहते हैं, मोबाइल के साथ रहते हैं, टीवी देखते हैं और जो उनकी बाहर की आउटडोर गेम्स और बाहर की जो भी शारीरिक गतिविधियाँ बहुत लिमिटेड हो गई हैं। नंबर 2, बढ़ता हुआ मोटापा, जंक फूड और निरंतर रूप से रेगुलर एक्सरसाइज ना करना एक दूसरी बहुत बड़ी वजह है, जिससे कि इन मरीजों का वज़न बढ़ते जाता है, इनमें डायबिटीज़ हो जाती है, इनमें ब्लड प्रेशर हो जाता है और डायबिटीज़ के जो मरीज़ हैं उनके जोड़ों में और उनकी मांसपेशियों में बड़ी तेज़ी से कमज़ोरी आती है। तो कमज़ोरी की वजह से उनका चलना फिरना दूभर होता है, जैसे वो बाहर काम करने निकलते हैं उनको ज़्यादा थकान होती है। तो निश्चित तौर पर ये जो लोग हैं ये बाहर की गतिविधियों में इन्वॉल्व होते नहीं हैं और कहीं ना कहीं मोटापा बढ़ने की वजह से भी इनको इस तरह के इश्यूज़ आते हैं। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण जो कारक है कि हम जो पौष्टिक आहार नहीं लेते हैं। आमतौर पे ज़्यादातर लोग बाहर काम करते हैं, पर्याप्त नींद नहीं लेते हैं। वो लोग बाहर काम करते हैं तो घर का भी खाना कई बार वो अच्छे से नहीं खा पाते हैं, बाहर होटलों का ऑर्डर किया हुआ जंक फूड खाते हैं, तो उससे भी उनकी पाचन शक्ति खराब रहती है, शरीर को पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व नहीं मिल पाते हैं, जिससे कि शरीर को रिकवरी फेज के लिए जो पर्याप्त एनर्जी चाहिए वो एनर्जी मिल नहीं पाती है और जो चोटें हैं उनका पर्याप्त तरह से रिकवरी ना होने की वजह से मरीजों को ज़्यादा दिक्कत आती है। बिल्कुल सर, जैसे आपने बोला न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, यंगस्टर को नहीं मिल रहा है, एक एज ग्रुप में मिल नहीं रहा है, लोगों ने उसका एक शॉर्टकट ढूंढ लिया है। उन्होंने एक मार्केट से गोली ली, मल्टीविटामिन, विटामिन डी के पाउच लिए, कैल्शियम की गोली खाई, उनने कहा हमारे शरीर में पूर्ति मिल रही है, धूप में वो नहीं जा रहे हैं। तो क्या कहाँ तक ये उचित है? क्या वाकई ये इससे कुछ फ़ायदा मिलेगा? इस मंच के माध्यम से इस बात को मैं पूरी तरह स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि खुद के द्वारा खरीदी हुई मेडिसिन खाना निश्चित तौर पे अनुचित है और कहीं न कहीं आपके शरीर को यह नुकसान करेगी। इस मामले में ज़्यादा बेहतर है कि यदि आपको किसी प्रकार की शारीरिक प्रॉब्लम है या किस तरह की कोई आपको हेल्थ से संबंधित इश्यूज़ हैं, तो ज़्यादा बेहतर है कि आप डॉक्टर के पास जाएँ, अपना परीक्षण कराएँ और उनके बताए अनुसार यदि ज़रूरी है तो वह उपचार लें।
निश्चित तौर पे स्वयं के द्वारा खरीदी हुई मेडिसिन और स्वयं के द्वारा मल्टीविटामिन और किसी भी तरह की किसी दवा का इस्तेमाल आपके शरीर और आपके स्वास्थ्य पे विपरीत प्रभाव डाल सकता है और कई तरह की दूसरी बीमारियों को जन्म दे सकता है। इसलिए इस प्रकार की प्रैक्टिस को हम लोग को बंदित करना चाहिए। बिल्कुल, अगर सप्लीमेंट की अगर हम बात करें तो वो भी आप बिना चिकित्सक की सलाह के ना लें। हो सकता है कि आपके घर के आसपास आपके अपने वो ले रहे हों, उन्हें भी मना करें। और ये मैसेज बहुत ज़रूरी है पहुंचना कि अगर आप ओवर द काउंटर कोई ड्रग लेते हैं तो उसका आगे चल के आपको जीवन में उसका खामियाजा, उसका नुकसान अवश्य भुगतना पड़ सकता है। मैं आपको इस मामले में एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि अब जो आजकल नए लड़के लोग और नई पीढ़ी के जो लोग हैं जो बड़ी तेज़ी के साथ एक्सरसाइज करते हैं और बहुत तरीके से जिम्स और फिटनेस क्लब ज्वाइन कर लेते हैं और बहुत तेज़ी से अपने आप को बेहतर और अच्छी फिजिक बनाने के चक्कर में प्रोटीन सप्लीमेंट्स लेते हैं, जो कि उनके स्वास्थ्य में बहुत ही विपरीत प्रभाव डालता है। और मेजॉरिटी ऑफ केसेस में ऐसा देखा गया है कि इस प्रकार के जो प्रोटीन सप्लीमेंट्स हैं देर से वर लिवर और किडनी की बीमारियों को जन्म देते हैं और अधिक गंभीर केसों में ऐसे लोगों में किडनी और लिवर की कैंसर भी उत्पन्न हो जाता है। तो निश्चित तौर पे इस प्रकार की जो चीज़ें स्वास्थ्य के लिए हमारे लिए घातक हैं, इस प्रकार की प्रैक्टिस को हम लोग को रोकना चाहिए और उसकी आलोचना होनी चाहिए। बिल्कुल। मरवी सर, ये तो बात हुई कि जब हम खुद ही अपने आप को एक्टिव नहीं रखते हैं या एज के कारण ऑस्टियोआर्थराइटिस हुआ, लेकिन एक ऐसी बीमारी है जो जिसमें सर एक व्यक्ति की कोई गलती नहीं है, उसके जीन्स इस प्रकार से आए, उसको पैथरिक वो चीज़ मिली है जिसको हम रूमेटॉइड अर्थराइटिस बोलते हैं, जिसको हम गठियावाद बोलते हैं। वो किसी भी उम्र में होता है और हमने देखा है कि उसमें जब पेशेंट आता है तो वाकई बहुत ही पीड़ित अवस्था होती है, उसको दर्द सहन नहीं होता और उसमें उसको अलग अलग प्रकार की मेडिसिन लिखी जाती हैं। तो इसके बारे में थोड़ा विस्तृत रूप से बताएं, आखिर ये बीमारी क्यों होती है और इसका क्या फिर इसका निदान है? देखिए, रोमेटॉइड अर्थराइटिस जिसको कि आम भाषा में गठिया की बीमारी कही जाती है, ये कुछ हद तक आनुवंशिक बीमारी है और इस प्रकार के जो मरीज जिन्हें गठिया होता है उनकी हाथ, पैर, घुटने, कंधे की उंगलियों में लगातार सूजन रहता है, वो लगातार काम नहीं कर पाते। शुरुआती दौर में जब सुबह सो के उठते हैं तो उनके हाथों की उंगलियां पूरी तरह अकड़ जाती है, उनके घुटने, उनके टखने, उनके कोहनी, इनमें लगातार सूजन रहता है, इनकी गति पूरी तरह कम हो जाती है और कुछ समय बाद यदि पर्याप्त मात्रा में इलाज ना हो तो इन जोड़ों में विकृति भी आ जाती है। जहाँ तक गठिया की बात है, आम लोगों के मन में भ्रांति है कि यह एक लाइलाज बीमारी है, जो कि पूरी तरह गलत है। यदि गठिया की बीमारियों का पर्याप्त परीक्षण किया जाए और एक ट्रेंड डॉक्टर के निर्देशन में इस प्रकार की बीमारियों का इलाज किया जाए, निश्चित तौर पे इस बीमारी का इलाज थोड़ा लंबा चलता है, 1-2 साल, लेकिन मुझे ऐसा लगता है किसी प्रशिक्षित डॉक्टर की निगरानी में गठिया के लिए लिया जाने वाला ट्रीटमेंट बहुत हद तक आपकी विकलांगता और आपके जोड़ों को खराब होने से रोकता है और कहीं न कहीं इस प्रकार की परिस्थिति निर्मित करता है कि आप एटलीस्ट नॉर्मल नहीं तो कम से कम नॉर्मल के तक का जो जीवन है बहुत अच्छे से जी पाएँ। सर, इसमें जो मेडिसिन आप लोग यूजुअली हमने देखा है कि जो इसके स्पेशलिस्ट होते हैं, अस्थि रोग विशेषज्ञ होते हैं, रूमेटोलॉजिस्ट की अगर निश्चित तौर पे चूंकि गठिया की बीमारी में सबसे ज़्यादा विकलांगता हाथ और पैर के मामलों में आती है, इसलिए मेजॉरिटी ऑफ द केसेस जो हैं इसमें जो है हड्डी के डॉक्टरों के द्वारा परामर्श दिए जाते हैं और इलाज किए जाते हैं। इसमें सर स्टेरॉइड का भी कुछ अहम भूमिका होती है, क्योंकि अक्सर लोग मानते हैं कि स्टेरॉइड अच्छी दवा नहीं होती, लेकिन इसमें रूटीन में दी जाती है और इससे वाकई फ़ायदा भी मिलता है। तो कितना ज़रूरी है डॉक्टर की सलाह के बाद इस तरह की दवाई? देखिए, जहाँ तक स्टेरॉइड की बात है, उसको हमारी मेडिकल भाषा में दोधारी तलवार कहते हैं। दोधारी तलवार का मतलब कि यदि आपने उसका सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया तो खुद के चोटिल हो जाने का रिस्क बहुत ज़्यादा है। तो मुझे लगता है किसी एक्सपर्ट, एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर्स के हाथों में स्टेरॉइड की सही मात्रा सही तरीके से यदि मरीजों में यूज़ की जाए तो वो मरीजों को अच्छा लाभ देती है। इसी की विपरीत परिस्थितियों में यदि इस प्रकार ड्रग का सही इस्तेमाल ना हो तो ओवरडोज होने की वजह से उसके फेफड़े, लिवर और किडनी पे विपरीत प्रभाव पड़ता है, जो कि हम लोगों ने कोविड के ज़माने में देखा है। कोविड के ज़माने में हमने ये देखा है कि लोगों ने बड़ी मात्रा में स्टेरॉइड खा लिया है, तो स्टेरॉइड खाने की वजह से उनके जो कूल्हे के जोड़ हैं उनमें खून का दौरा पूरी तरह चला गया है, उनके घुटने के जोड़ खराब हुए हैं और अल्टीमेटली मुझे ऐसा लगता है कि जितना मैंने पिछले 15 सालों में जोड़ नहीं बदले होंगे उससे कहीं ज़्यादा जोड़ मैंने पिछले 4 सालों में बदले हैं, क्योंकि कोविड के समय जो मैक्सिमम मरीजों ने बगैर डॉक्टरी सलाह के बहुत ज़्यादा मात्रा में स्टेरॉइड का सेवन किया है, जिससे उनके कूल्हे के जोड़ पूरी तरह ख़राब हो गए हैं और अल्टीमेटली उसको बचा पाना संभव नहीं हुआ है और हमको उसको रिप्लेस करना पड़ा है। बिल्कुल सर, बहुत ऐसे पेशेंट वाकई बढ़ गए हैं जिनमें एवीएन करके जो डिसीज का आप नाम ले रहे हैं, एवेस्कुलर नेक्रोसिस ऑफ फीमोरल हेड। जी। तो सर ये जैसे एक जोड़ रखा हुआ है, ये उसमें आप अगर बता पाएँ कि कहाँ पर उसका तकलीफ आई है, क्योंकि ऐसे केसेस यंगस्टर को भी हो रहा है। देखिए, ऐसा है कि जो
बहुत ज़्यादा मात्रा में स्ट्राइड का सेवन करते हैं, उनमें ये जो कूल्हे का जोड़ है, जिसको आप एक बॉल की तरफ देख रहे हैं और एक सॉकेट वाला हिस्सा दिख रहा है, तो ये जो कूल्हे का जोड़ है, इस हिस्से में खून का दौरा चले जाने से इस जोड़ का पूरा मूवमेंट चला जाता है, जिसको कि आम भाषा में एवेस्कुलर नेक्रोसिस ऑफ फीमोरल हेड कहते हैं। ये बिल्कुल बॉल और सॉकेट टाइप का जॉइंट है। इसका एक बॉल पूरी तरह खराब हो जाने से इसका सॉकेट भी धीरे धीरे सड़ के खराब हो जाता है, और कूल्हे का जोड़ इतना बड़ा जोड़ है कि दैनिक क्रियाकलापों में, हर कामों में हमको इसकी ज़रूरत पड़ती है। धीरे धीरे मरीज के जोड़ खराब हो जाने की वजह से मरीज को विकलांगता आ जाती है, पैर छोटा हो जाता है, इसमें लगातार दर्द रहता है, और जो मरीज हैं रात को सो नहीं पाते, चल नहीं पाते, और अल्टीमेटली वो जो खराब हिस्सा जो है फीमर हेड का जो गोला उसका जो खराब हो गया है, उसको बदल के हम लोग स्टील के जोड़ों से बदल देते हैं, जिसको कि हम लोग कृत्रिम जोड़ प्रत्यारोपण और आपकी भाषा में टोटल हिप जॉइंट रिप्लेसमेंट कहते हैं। बिल्कुल। अगर आपको इस तरह के कुछ भी लक्षण लग रहे हैं, और कोविड के बाद अक्सर इस तरह के बोन्स में चेंजेस आए हैं, स्टेरॉइड उसका एक बहुत अहम कारण रहा है। जिन्होंने भी डॉक्टर की सलाह के बिना स्टेरॉइड यूज़ किया है, उनको डायबिटीज़ भी अब निकल कर सामने आ रही है, और इस तरह के जोड़ों संबंधित, चाहे वो एवेस्कुलर नेक्रोसिस, जिसमें महीनों में 1-2 पेशेंट डॉक्टर जैसे मरावी सर ने बोला हमें देखने मिलता था, अब वो लगातार दिन प्रतिदिन इस तरह के पेशेंट आ रहे हैं जिसमें उन्हें जोड़ प्रत्यारोपण करना पड़ रहा है। अगर ऐसे लक्षण है तो आप एक बार तुरंत चिकित्सक से मिलें, अगर आपको जोड़ों में दर्द लगातार बना हुआ है तो। सर, अगर हम बात करें कि एडवांसमेंट की, जी, अगर हम स्पेसिफिक बात करें जॉइंट रिप्लेसमेंट में एडवांसमेंट की, तो पहले एक डर रहता था कि पूरा जोड़ बदलेगा, महीने 2 महीना में बेड पे रहना पड़ेगा, और अपनी एक जो नॉर्मल क्वालिटी ऑफ लाइफ है शायद और पहले से भी ज़्यादा ख़राब हो जाए, उसका डर भी बना रहता था। अब कैसे पेशेंट को कन्विंस करते हैं और क्या बदलाव आपको नज़र आ रहा है? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ तो आपको बताना चाहूँगा कि ये मिथ है, भ्रांति है कि जोड़ बदलने के बाद मरीज चल नहीं पाते। मैं आपको ये भी इंश्योर करना चाहूँगा कि इस ऑपरेशन के दूसरे दिन से मरीज चलने लग जाते हैं। अच्छा। ऐसा मेजॉरिटी ऑफ केस में देखा गया है। इस ऑपरेशन का एकमात्र मकसद है आपको चलाना। तो इस ऑपरेशन के दूसरे तीसरे दिन से जो मरीज हैं जिनके जोड़ पूरी तरह खराब हो जाते हैं, निश्चित तौर पे वो चलने लग जाते हैं, और उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत ज़्यादा बेहतर रहती है। खासतौर पे वो बुज़ुर्ग लोग जिनका जीवन 10 साल 20 साल बचा है, यदि हम उनका जोड़ बदल देते हैं, उनका जीवन दर्द रहित हो जाता है, तो शायद उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर बढ़ने की वजह से अगले 5 साल उनकी उम्र में जुड़ जाते हैं। जी जी, तो ये तो बहुत अच्छा। तो इस जो पेशेंट्स पहले जो डरते थे और ऑपरेशन कराते नहीं थे, और वो बेड पे रहना पसंद करते थे, लेकिन वो कहते थे ऑपरेशन नहीं कराएंगे, अभी हमारा काम तो चल रहा है, हम अपना रोज़ का रूटीन का काम कर पा रहे हैं, तो वो अब किस तरीके से जब उनको जब फ़ायदा मिलता है तो उनकी भावनाएं क्या निकल के सामने? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि अब मेडिकल हेल्थ के मामले में लोगों में अवेयरनेस बहुत बढ़ गई है। भारत सरकार की आयुष्मान योजना जो 5 लाख तक का कवर करती है, इससे भी पूरे देश में स्वास्थ्य के प्रति एक क्रांति आई है। सभी मेडिकल कॉलेज मध्य प्रदेश के जितने भी, उन सभी में बहुत आसानी से और बहुत बेहतर तरीके से पिछले कई सालों में जॉइंट रिप्लेसमेंट किए जा रहे हैं, और यह आम जनता के लिए बहुत तात्कालिक रूप से सुलभ है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे कोई भी मरीज जिनको इस प्रकार की समस्या हैं, वो नज़दीकी अपने मेडिकल कॉलेज में जाके और नज़दीकी अस्पतालों में जाके, भारत सरकार की आयुष्मान योजना के तहत इसको पर्याप्त कवरेज दिया जाता है, तो ऐसे जोड़ बदलवाए जा सकते हैं। और मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि इस प्रकार के ऑपरेशन किए जाने के बाद निश्चित तौर पर आपकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो ज़्यादा बेहतर रहेगी। बिल्कुल, जैसे डॉक्टर मरावी सर ने बोला है कि वो तो खुद हमीद हॉस्पिटल में कार्यरत हैं, कि लगातार इस तरह के पेशेंट्स वो लोग देखते हैं और उनका जोड़ प्रत्यारोपण भी करते हैं। और आयुष्मान योजना की बात उन्होंने यहाँ पे की, उसमें सरकार द्वारा आपको पूरी तरीके से सुनिश्चित किया जाता है कि आपको ऑपरेशन किया जाएगा, उसका कुछ भी राशि आपकी नहीं ली जाती है, और बहुत सारे लोगों को इसका फ़ायदा मिल रहा है। अगर आप भी इस तरह के दर्द से पीड़ित हैं, अपनी जीवन शैली आप जी नहीं पा रहे हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ आपकी बहुत वीक हो गई है, आप पूरे समय बेड पे रहते हैं, तो एक बार ज़रूर आप चिकित्सक से संपर्क करें। सर, जैसे आपने बात की कि एक खाने पीने की अगर हम बात करें, पर्टिकुलर हम जोड़ की बात करें, तो उसमें किस प्रकार का खान पान होना चाहिए? कुछ घरेलू आप ऐसी चीज़ें बता सकते हैं जो हमारे कार्यक्रम देख रहे हैं कि वो अपने रूटीन में वो चालू करें, जिससे उन्हें विटामिन डी भी मिले, कैल्शियम भी मिले, क्योंकि रिपोर्ट तो सबकी विटामिन डी कमी आ रही है। जी, निश्चित तौर पे मुझे ऐसा लग रहा है कि हम लोग को घर, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि हम लोग को घर का खाना खाना चाहिए। हमें बाहर खाना खाने से यथासंभव बचना चाहिए।
गुड़, चना, मूंगफली, दूध, हरी पत्तेदार सब्जियां, अंकुरित दाल, मछली और कम मात्रा में चिकन कुछ ऐसे प्रोटीन युक्त आहार हैं जिससे कि हमारी हड्डियों में पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम और विटामिन डी बनेगा और वो स्वस्थ रहेगी। साथ में मैं कहना चाहूँगा कि आप अपने सोने का समय निर्धारित करिए। किसी भी आम आदमी को 6 से 8 घंटे की मिनिमम नींद की ज़रूरत होती है। इसके अतिरिक्त घंटे 2 घंटे आप कभी भी आउटडोर एक्टिविटी में बाहर घूमने जाइए, साइकिल चलाइए, दौड़ने जाइए और बहुत से स्पोर्ट्स एक्टिविटी है, क्रिकेट है, वॉलीबॉल है, फुटबॉल है। 1 घंटे कम से कम किसी न किसी गेम को जरूर खेलिए। इससे ही आपकी हड्डियां जो हैं लगातार मजबूत रहेंगी। यदि हड्डियां मजबूत रहेंगी, आपके जोड़ बेहतर रहेंगे, चलायमान रहेंगे, तो इन जोड़ों को चोटिल होने का रिस्क बहुत कम रहेगा और आप एक लंबे समय तक अपने आप को शारीरिक रूप से फिट बना पाएंगे। जी सर, अगर महिलाओं की अगर हम बात करें, जो मेनोपॉज टाइम होता है 40 से 50 साल की उम्र की महिलाओं की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें अक्सर देखा है कि ऐसा माना जाता है कि कैल्शियम बॉडी में बनता नहीं है, विटामिन डी उतना एब्जॉर्ब होना बंद हो जाता है क्योंकि हार्मोन्स के कारण। तो ऐसी महिलाएं जो हमारा कार्यक्रम देख रही हैं, इस एज ग्रुप की जो महिलाएं, क्या उनको कुछ सप्लीमेंट रूटीन में लेना चाहिए? आप लोग कुछ एडवाइस करते हैं? देखिए, ऐसा है कि हम लोग की रूटीन प्रैक्टिस में हम लोग देखते हैं कि वो तमाम महिलाएं जो 40 साल से ऊपर की हो गई हैं और जिन्हें मेनोपॉज होने जा रहा है, इन मरीजों में लगातार कमर में दर्द, हाथ पैरों में दर्द, थकान, चिड़चिड़ाहट और इनकी जो कार्यक्षमता काम करने की वो धीरे धीरे कम होती जाती है, जिसको कि हमारी भाषा में पोस्ट मेनोपॉजल ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब होता है शरीर के अंदर की हड्डियों का घनत्व कमज़ोर हो जाना, और घनत्व कमज़ोर हो जाने की वजह से ये हड्डियाँ काफ़ी कमज़ोर हो जाती हैं और किसी भी मामूली चोट से, मामूली धक्के से, गिर जाने से इन हड्डियों में कूल्हे का जोड़, कमर की हड्डी और कलाई की हड्डी बड़ी कॉमन हड्डी है जो ऑस्टियोपोरोटिक पोस्ट मेनोपॉजल ऑस्टियोपोरोटिक वुमेन में इस प्रकार की हड्डियां टूट जाती है, जैसे हम लोग ऑस्टियोपोरोटिक फ्रैक्चर कहते हैं। मेरा ऐसा ख्याल है कि बदलते हुए वक्त में ईस्ट्रोजन हार्मोन की कमी से इनकी हड्डियों का जो मेटाबॉलिज्म है और जो बैलेंस है वो बिगड़ जाता है और कई तरह की शारीरिक और मानसिक व्याधियों को जन्म देता है। इसलिए हम डॉक्टर लोग जो हड्डी रोग विशेषज्ञ हैं, आमतौर पर इस प्रकार की महिलाओं को हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी और कुछ खास तरह के ड्रग्स, जिससे कि इन महिलाओं में मेनोपॉज के बाद हड्डियों की जो क्वालिटी है वो निरंतर रूप से बनी रहे और उनमें फ्रैक्चर ना होने पाए, इस प्रकार की व्यवस्था करने की कोशिश करते हैं ताकि उनका जो आगे का जीवन है वो बहुत बेहतर तरीके से चलता रहे। साथ में इनको बेहतर भोजन की सलाह दी जाती है, इन्हें बेहतर व्यायाम की सलाह दी जाती है और लगातार शारीरिक रूप से सक्रिय बने रहने के विभिन्न आयामों के बारे में जानकारी दी जाती है। बिल्कुल। और ये जीवन का ऐसा पड़ाव है जिसमें उसको अपने घर वालों का सहयोग तो चाहिए, क्योंकि बहुत सारे मूड डिसऑर्डर्स भी होते हैं। निश्चित तौर पे महिलाओं में कई तरह के मानसिक परिवर्तन आ जाते हैं। शारीरिक तो हमको दिखते हैं, लेकिन जो मानसिक परिवर्तन है हार्मोन के इम्बैलेंस होने की वजह से वो भी नोटिस किए जाते हैं। बिल्कुल। ऐसे में आप चिकित्सक से संपर्क में बने रहें और जैसा डॉक्टर मरावी सर ने बोला है कि कुछ ऐसी ड्रग्स आई हैं जो पहले से ही आपको दी जाएंगी, हार्मोनल थेरेपी होती हैं, ताकि आप ऑस्टियोपोरोसिस जैसी बीमारी जो आपकी जीवन शैली रोक सकती है, फ्रैक्चर कर सकती है, वो आपको बीमारी से बच सकती है। सर, इसके लिए कोई इन्वेस्टिगेशन भी आता है? क्योंकि हमने देखा है कि लोग ब्लड की जांच से कैल्शियम और विटामिन डी की जानकारी तो लेते हैं, लेकिन ऑस्टियोपोरोसिस की सही और सटीक जानकारी नहीं मिलती। तो क्या इसके लिए भी कोई रूटीन चेकअप करना चाहिए? देखिए, ऑस्टियोपोरोसिस को चेक करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट तरीके के छोटे टेस्ट होते हैं, जिनमें लैब टेस्ट में आप सीरम एल्कलाइन फॉस्फेटेज करा सकते हैं। इसके सिवा आप सीरम कैल्शियम लेवल देख सकते हैं। इसके सिवा एक इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है, इसको डेक्सा स्कैन कहते हैं। डेक्सा स्कैन क्या होता है कि आपके शरीर के अंदर हड्डियों की घनत्व की मात्रा को नाप लेता है। यदि घनत्व की मात्रा कम होती है तो डॉक्टर ये समझ जाते हैं कि ये जो मरीज़ हैं ये हाई रिस्क ग्रुप में चल रहे हैं, या बहुत ज़्यादा घनत्व की मात्रा कम होने पे इस बात की श्योरिटी हो जाती है कि इन मरीजों को एस्टैब्लिश्ड ऑस्टियोपोरोसिस है और उनको स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट देने की ज़रूरत है, ताकि जाने अनजाने में भी इनको किसी तरह का फ्रैक्चर ना हो पाए। बिल्कुल। डॉक्टर दीपक मरावी सर, आप यहाँ आए थे, अल्प समय में अच्छी जानकारी आपने हमारे दर्शकों को दी और सभी बीमारियों के बारे में आपने बिल्कुल विस्तृत रूप से बताया। हमें विश्वास है कि हमारे दर्शकों को इससे फ़ायदा मिलेगा। आप हमारे स्टूडियो में इसके लिए धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। तो दर्शकों, देखा आपने, चाहे बात करें हम ऑस्टियोआर्थराइटिस की, या हम बात करें वेस्कुलर नेक्रोसिस की, या फिर ऑस्टियोपोरोसिस ही क्यों ना हो, सबका इलाज मुमकिन है। बस ज़रूरी है कि सही समय पर चिकित्सक से संपर्क करें, अस्थि रोग विशेषज्ञ से मिलें, और जो नई प्रकार की दवाइयाँ आई हैं, नए प्रकार के इलाज के तरीके आए हैं, चाहे वो ऑपरेशन को बहुत अब सटीक तरीके से किया जाता है, वो जीवन शैली में आप क्वालिटी ऑफ लाइफ को जी सकते हो। तो अब किसी भी समय अब रुकने की ज़रूरत नहीं है, आप जीवन भर चलायमान रहेंगे,
बस ज़रूरत है सही समय पे सही चिकित्सक से संपर्क करने की और बीमारी को आगे नहीं बढ़ाने की। हमें विश्वास है कि आज जो हमें जानकारी आपको दी है उसे आप अपनी जीवन शैली का हिस्सा बनाएंगे और स्वस्थ बने रहेंगे। अगले अंग में जल्दी आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। नमस्कार।